हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस.com में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। हम लोग कंप्लीट थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। उसके बाद फिर दोस्तों इस सब्जेक्ट का यानी कि इस चैप्टर का जो भी आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको करेंगे। ठीक है, आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसका थोड़ा डेफिनेशन जाता है, आखिर साइकोलॉजी मतलब होता क्या है। साइकोलॉजी का मतलब हिंदी में होता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, मनोविज्ञान इसको क्यों कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है उसी तरीके का है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। ठीक है, इसलिए आपको ये समझना होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको जो है मानस शास्त्र भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए कि मनोविज्ञान का हिंदी अर्थ होता है मानस शास्त्र। ये क्वेश्चन पूछा भी क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान का दूसरा नाम क्या है, तो मानस शास्त्र है। तो दोस्तों साइकोलॉजी मतलब होता क्या है। वैसे तो हमको लगता है आम आदमी हर कोई जानता होगा कि साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन के रूप में बता देता हूं कि जब आप मेरे सामने में बैठे हैं, ठीक है, आप मेरे सामने में बैठे हैं और आपको देख करके हम आपके अंदर का चिंतन को, आपके अंदर का जो आप सोच रहे हैं उसको हम पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, आपको कुछ ऐसा सवाल पूछ देते हैं जिससे कि आपके अंदर का जो फीलिंग है, आपके अंदर का जो चिंतन, आप जो सोच रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। अगर बेसिक तौर पर बोले तो हम उसको समझ लेते हैं, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको हम बता देना। अब उसको हम कैसे बताते हैं, किससे कंपेरिजन करके बताते हैं, किस वातावरण से कंपेरिजन करके बताते हैं, वो मेरे अंदर है। लेकिन मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी का मतलब यही होता है। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। तो चैप्टर का नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि मनोवैज्ञानिक का भी कई सारे गुण होते हैं, उसका विभिन्नताएं आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट थ्योरी पहले करेंगे, उसके बाद फिर फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जो है जाके देखिए, अंदर चैनल के अंदर जाके देखिए। हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ऑलरेडी 3-4 चैप्टर करके कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, पहले थ्योरी को, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर किए, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन किए, लेकिन पहले थ्योरी को कंप्लीट किए। ठीक है, इसी तरह आपका साइकोलॉजी का भी करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इन्हें मानस शास्त्र कहते हैं। अब मनोविज्ञान का थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आखिर मनोविज्ञान होता क्या है ये आपको समझ में आएगा। तो वह शैक्षणिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या, विद्या मतलब पढ़ाई, ठीक है, ब्रांच। तो वह शैक्षणिक यानी कि वह शैक्षणिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या जो कि प्राणी, प्राणी मतलब मनुष्य और पशु, ठीक है, तो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि मेंटल प्रोसेस, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों, ये दोनों लिखा हुआ है, दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि किसी प्राणी के अंदर, प्राणी मतलब मनुष्य और पशु दोनों आता है, तो किसी प्राणी के अंदर मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस का, उसके बाद अनुभव, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का हम लोग क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में देखते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि क्रमबद्ध रूप से का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि क्रमबद्ध रूप से यानी कि सिस्टमेटिकली परीक्षणीय व्यवहार यानी कि ऑब्जर्वर बिहेवियर यानी कि जांच परख करना। परीक्षणीय व्यवहार मतलब क्या, परीक्षण करना मतलब एक प्रकार का जांच करना का अध्ययन करता है, तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे कि चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मनुष्य के अंदर का चिंतन को, भाव को और आदि लिख दिया, तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उसका जो है कंपैरिजन किया जाता है, उसका संबंध जोड़ता है, रिलेशन जोड़ता है। और इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। व्यवहार में जो है मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवेदन यानी कि सेंसेशन, अवधान, अटेंशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, सीखना, अधिगम, स्मृति, चिंतन आदि आते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में यह कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि सिस्टमेटिकली उसका व्यवहार यानी कि हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रेक्षेपण करते हैं एक सिस्टम के रूप में, ऐसा नहीं कि कुछ भी। ठीक है, आप मेरे सामने में बैठे तो एक सिस्टम के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में हम आपका अध्ययन करते हैं। और प्राणी के भीतर जो मानसिक और दैहिक प्रक्रिया होता है, मानसिक और दैहिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके अंदर जो चिंतन चलता है, भाव चलता है, तो उसको जो है हम लोग वातावरण घटनाओं से कंपैरिजन करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिलेशन जोड़ते हैं और फिर उसका जो है अध्ययन करते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य को जो है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कहा जाता है।
इस ये सिस्टम है, इसको क्या कहा जाता है? व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया। यहाँ पर ध्यान देंगे, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। अब व्यवहार में जो है दोनों व्यवहार आता है, मानव व्यवहार भी आता है और पशु व्यवहार, दोनों सम्मिलित होता है व्यवहार में, ठीक है। लेकिन मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है, व्यवहार में तो दोनों आ गया, लेकिन मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? संवेदन आता है, अवधान आता है, प्रत्यक्षण आता है, सीखना आता है, मतलब कि सीखना मतलब अधिगम और स्मृति, चिंतन आदि आते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे मनोविज्ञान का क्या होता है, तो आपको ये भी डिफिनेशन लिखना होगा पूरा। अब आगे देखिए, क्योंकि मनोविज्ञान चैप्टर का ही नाम है और मनोविज्ञान को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, चैप्टर 1 का नाम है आपका। तो पूरा चैप्टर जो है आपका ऐसे ही है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है सारा चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। अब सबसे पहला पॉइंट, सामाजिक मनोविज्ञान उन सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है जो दूसरों के वास्तविक, कल्पित तथा अनुमित अथवा अनुमानित, क्या लिखा हुआ? अनुमानित उपस्थिति में घटित होता है। मतलब कह रहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है उन व्यवहारों का, उन बिहेवियर का अध्ययन करता है जो कि दूसरों की, अपना खुद का नहीं, जो दूसरा का क्या क्या है? एक वास्तविक है मतलब रियल, एक काल्पित है मतलब कि इमेजिनरी, काल्पनिक, तथा अनुमानित उपस्थिति में घटित होता है। उसके अंदर जो ये सब चीज घटित होता है, काल्पनिक जो दिखाई नहीं देता, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, वास्तविक जो दिखाई देता है, तो इस तरीके का घटना का हम लोग जो है अनुमानित करते हैं, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो अनुमानित कराता है, इसके अंदर ही हम लोग अध्ययन ये सब चीज का करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं जो कि उनके अंदर व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। यही दृष्टिकोण अभिव्यक्ति कहलाता है। मतलब कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव के कारण, किसके कारण? सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि आप अगर चोरी कर लिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप एक बार चोरी कर लिए तो लोग जो है आपके बारे में एक दृष्टिकोण बना लिया, एक थिंकिंग बना लिया कि कुछ भी चोरी होगा वो आपके, भले ही आपको नहीं कह रहा हो लेकिन आपके बारे में सोचेगा, ठीक है, कि शायद ये ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुका है। तो आपके बारे में लोग एक क्या बना लिया? दृष्टिकोण बना लिया। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप कोई अलग धर्म का है और कोई अलग धर्म का है, तो छोटा धर्म का है, ठीक है। तो लोग, बड़े धर्म वाले जो लोग हैं, वो बड़े धर्म मतलब क्या है कि जैसे कि हिंदू का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके अंदर जो क्रिश्चियन वगैरह आता है और एक ब्राह्मण आता है, तो ब्राह्मण जो है वो क्रिश्चियन के बारे में सोचने लगते हैं कि ये छोटा जाति है, एक थिंकिंग अलग ही बना लिया उसके बारे में, वो मेरे साथ नहीं आ सकता है, वो मेरे साथ नहीं खा सकता है, इस तरीके का। तो वही कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव के कारण लोग जो है व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में, व्यक्ति के भी बारे में और जीवन से जुड़े बहुत सारे विभिन्न विषय हैं, कुछ बहुत सारे मतलब जीवन से जुड़ा हुआ दोष है, कमी है, बहुत कुछ है, तो विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित कर लेता है, उनके अंदर एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। यही दृष्टिकोण अभिव्यक्ति कहलाता है और इसी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? दृष्टिकोण अभिव्यक्ति कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दृष्टि अभिव्यक्ति क्या है, कि लोग आपके बारे में एक अलग सोच बना लेते हैं जिसके कारण आप जो है मतलब कि सही से विद्यमान नहीं पा रहे थे, सही से चल नहीं पाते, तो आप जो है मतलब दुनिया में सही से जी नहीं पाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? दृष्टिकोण अभिव्यक्ति के अंतर्गत। ये डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोगों से मिलते हैं तब उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, इसे छवि निर्माण कहा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, उसके अंदर जो गुण होता है उसके बारे में या विशेषता के बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं और इसको क्या कहते हैं? छवि निर्माण कहते हैं। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? छवि निर्माण कहते हैं। छवि निर्माण के अंतर्गत आ गया कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का विशेषताओं या फिर व्यक्तिगत गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में प्रदर्शित व्यवहार के कारणों का आरोपण करने की प्रक्रिया गुणारोपण कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणारोपण कहलाती है। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में, यानी कि अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सामाजिक परिस्थिति में प्रदर्शित व्यवहार के कारणों का जो आरोपण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग गुणारोपण कहते हैं, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि क्या बार बार डिफिनेशन लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजी में आपका फर्स्ट चैप्टर में ऐसा है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अभिव्यक्ति, छवि निर्माण तथा गुणारोपण को संयुक्त रूप से सामाजिक संज्ञान कहा जाता है। तो अभिव्यक्ति, छवि निर्माण तथा गुणारोपण को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सामाजिक संज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अभिव्यक्ति हो गया, छवि निर्माण हो गया तथा गुणारोपण हो गया, इसको हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सामाजिक संज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अभिव्यक्ति, छवि निर्माण, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, अभिव्यक्ति, छवि निर्माण तथा गुणारोपण को संयुक्त रूप से सामाजिक संज्ञान कहते हैं। सामाजिक संज्ञान को स्कीमा या अन्वित योजना नामक संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है, ठीक है। सामाजिक संज्ञान को स्कीमा या अन्वित
योजना नामक संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है। अब देखिए जो चीज समझाने का नहीं है मैं आपको उसको जल्दी जल्दी बता देता हूं, जो समझाने का उसको फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मनुष्य में दूसरों से अंतःक्रिया करने एवं उनसे जुड़ने तथा अपने एवं दूसरे के व्यवहार को व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य में दूसरों से अंतःक्रिया, अब अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है तो हम बताते हैं। तो मनुष्य में दूसरों से अंतःक्रिया करने एवं उनसे जुड़ने तथा अपने एवं दूसरे के व्यवहार को व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहा है कि मनुष्य में जैसे कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक तो बाहरी से जुड़े हुए हैं, बाहरी से मतलब क्या कि बाहर से, मतलब कि जैसे कि हम और आप अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये बाहर से एक प्रकार का कनेक्शन इसको कह सकते हैं। एक अंदर होता है, अंदर अंतःक्रिया मतलब क्या हो गया कि हम लोग आमने सामने मिलजुल के लोग काम करते हैं। आपके अंदर की बात हम, जैसे होता है ना कि फ्रेंड होता है, तो वो एक प्रकार का समझ सकते हैं कि अंदर का बात को समझ सकता है। ठीक है, जैसे कि आज 4 बजे का टाइम बजा, कोई उसको पूछा कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है, तो वो फ्रेंड आपको शायद थोड़ा बहुत 80% 90% एक्यूरेट ही होगा, लेकिन 90% बता सकता है कि वो यहाँ हो सकता है। तो ये क्या हो गया, अंतःक्रिया हो गया। ठीक है, तो मनुष्य में दूसरों से अंतःक्रिया करने एवं उनसे जुड़ने तथा अपने एवं दूसरे के व्यवहार को व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभिव्यक्ति मन की एक अवस्था है। ये सारे चीजों को आप कॉपी कलम लेकर के नोट जरूर करेंगे। ठीक है, खुद का नोट बनाइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत कोई बोलता है कि सर इस नोट को शेयर नहीं कीजिएगा टेलीग्राम पे। देखिए हुआ क्या, मैंने शुरू शुरू में 2-3 नोट को शेयर किया, तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो इस चीज को लेकर के कहीं और बेच भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है, जिस कारण जो है मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग खुद का नोट बनाइए, एक दो बात आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। और खुद का नोट पढ़ने में ऐसे भी मजा आता है, आप बोलेंगे आप कैसे करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक रोक करके आप जो है नोट बनाते जाइए। ठीक है, नोट खुद का ज्यादा बनाइए, आपको 12 एग्जाम के बाद भी काम देगा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम देगा आपको। साइकोलॉजी वगैरह कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट है वो काम देगा ही, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए, अभिव्यक्ति मन की एक अवस्था है। अभिव्यक्ति क्या है, मन की एक अवस्था है। यह किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है। ध्यान से देखेंगे, अभिव्यक्ति एक अवस्था है, यह किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है। ये विचारों का एक पुंज है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है तथा इससे संबंध एवं सान्वेगिक एवं क्रियात्मक घटक भी होते हैं। तो अभिव्यक्ति जो है एक मन की अवस्था है, ये किसी विषय के संबंध में या फिर विचारों का एक पुंज है। ठीक है, जिसमें एक मूल्यांकन परक, क्या लिखा हुआ, मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है तथा इससे संबंध एवं सान्वेगिक एवं क्रियात्मक घटक भी होते हैं। अब अभिव्यक्ति के तीनों घटकों को उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर अभिव्यक्ति का एबीसी घटक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VBI यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अभिव्यक्ति का जो तीनों घटक है उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो एबीसी, अंग्रेजी का प्रथम अक्षर एबीसी, 3 घटक, पहला घटक ए, दूसरा घटक बी, तीसरा घटक सी कहा जाता है। ठीक है, अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति क्या है, एक मन की अवस्था है, यह किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है। यह अभिव्यक्ति का आपका डेफिनेशन है। ठीक है, और अभिव्यक्ति को 3 अक्षर में यानी कि अंग्रेजी लेटर में एबीसी से डिनोट किया जाता है, उसके तीनों घटकों को। अब देखिए, विश्वास अभिव्यक्ति के संज्ञात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा एक ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर अभिव्यक्ति टिकी है, जैसे ईश्वर में विश्वास। अब अभिव्यक्ति का एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बता दिए, ईश्वर में विश्वास। अब देखिए, हम लोग ईश्वर को देखे नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रकृति में कुछ है, ऐसा नेचर है कि ये चांद बनाया जिसने, ये सूरज बनाया जो ये जमीन को घुमा रहा है, जो कि ये सारी चीजें हो रही है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, तो किसी ऐसे नहीं हो रहा, कोई प्रकृति है, कोई इस चीज में है, तो वो कौन, हम लोग नाम क्या देते हैं, ईश्वर देते हैं। ठीक है, तो विश्वास अभिव्यक्ति के संज्ञात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा एक ऐसा आधार का निर्माण करते हैं जिन पर अभिव्यक्ति टिकी है। एक ऐसा आधार का निर्माण करते हैं जैसे कि जिन पर अभिव्यक्ति टिकी है, जैसे ईश्वर में विश्वास। कुछ भी होता है हम लोग ईश्वर करने लगते हैं, कोई उसको जो गॉड को उसको याद करने लगता है। ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपका आता है ईश्वर में विश्वास। अब ध्यान देंगे, मूल्य। मूल्य एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें चाहिए, क्या है, जिसमें चाहिए का पक्ष निहित रहता है। जैसे कि आचार परक, क्या लिखा हुआ, आचार परक या नैतिक मूल्य। मूल्य का निर्माण तब होता है जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिव्यक्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाती है। मतलब कह रहा है, मूल्य जो है एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें चाहिए का पक्ष निहित रहता है। मतलब कि हमको ये सामान चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, ये रहता है, आप उसमें मूल्य के अंतर्गत आता है, मूल्य अभिव्यक्ति के अंतर्गत ये चीज आता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे आचार परक हो गया, नैतिक मूल्य हो गया। मूल्य का निर्माण तब होता है जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिव्यक्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाती है। मतलब कह रहा है कि मूल्य का जो ये है वो तब बनता है, मूल्य का यानी कि चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, ये तब बोला जाता है
जब विशिष्ट विश्वास या अभिव्यक्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अब ध्यान देंगे आगे, कर्षण शक्ति, अभिव्यक्ति की कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिव्यक्ति विषय के प्रति कोई अभिव्यक्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। मतलब कह रहा है कि कर्षण शक्ति अभिव्यक्ति, एक है मूल्य ऐसी अभिव्यक्ति, ठीक है, एक है कर्षण शक्ति अभिव्यक्ति की कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिव्यक्ति विषय के प्रति कोई अभिव्यक्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक, ठीक है। अब देखेंगे ये सभी पॉइंट जो है आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई बड़ा चीज नहीं है, वैसे छोटा चीज है, आप जो डेफिनेशन है उसी को समझ जाइए, काफी है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ आपका इसमें इंपॉर्टेंट अभिव्यक्ति का 3 घटक होता है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि चैप्टर में आता है तो मुझे बताना तो जरूरी है, बहुत बच्चे हैं जो कि सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए एक आप लोगों का डाउट है, बहुत बच्चे बार बार पूछते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन और एक बार बता देता हूँ कि 2017 में एक नियम लागू किया था, जिसमें यह बताया गया था कि अब जो है पूरे देश भर में जितने भी स्टेट बोर्ड है, एमपी, यूपी, जैक, बिहार बोर्ड, उसके बाद आपका आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी बोर्ड है सभी को एनसीईआरटी फॉलो करना होगा। सभी को क्या फॉलो करना होगा? एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना होगा 2017 के नियम के अनुसार। इसलिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस सही जा रहा है। अब बहुत सारे बचेंगे सर क्वेश्चन तो अलग अलग पूछा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, बट क्वेश्चन तो पूछा जाता है ना, क्वेश्चन वही पूछा जाता है, पैटर्न अलग है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछ लेता है, कहीं पे सब्जेक्टिव ज्यादा पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए चरम सीमा, अभिव्यक्ति की चरम सीमा यह इंगित करती है कि अभिव्यक्ति किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है। तो चरम सीमा अभिव्यक्ति जो है, इसकी चरम सीमा यह इंगित करता है, यह डिनोट करता है कि अभिव्यक्ति जो है वो किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है। सरलता या जटिलता एक अभिव्यक्ति की इस विशेषता से तात्पर्य है कि एक व्यापक अभिव्यक्ति के अंतर्गत कितनी अभिव्यक्तियां होती है। जब अभिव्यक्ति तंत्र में एक या बहुत थोड़ी सी अभिव्यक्तियां हो तो उसे सरल कहा जाता है, और जब वो अनेक अभिव्यक्तियों से बना हो तो उसे जटिल कहा जाता है। तो सरलता या जटिलता जो है वो अभिव्यक्ति की इस विशेषता से तात्पर्य है, इस चीज से संबंध है, इस चीज को ये डिनोट करता है कि अभिव्यक्ति के अंतर्गत कितनी अभिव्यक्तियां है, एक व्यापक अभिव्यक्ति के अंतर्गत कितनी अभिव्यक्तियां। जब अभिव्यक्ति तंत्र में एक या बहुत थोड़ी सी अभिव्यक्तियां हो तो उसे सरल कहते हैं, तंत्र में बहुत थोड़ी सी अभिव्यक्तियां हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल कहते हैं, और जब वो अनेक अभिव्यक्तियों से बना हो तो उसे जटिल कहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए केंद्रिकता, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर आपका है या फिर इसी वीडियो में आए, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। केंद्रिकता अभिव्यक्ति की यह विशेषता अभिव्यक्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिव्यक्ति की भूमिका को बताता है। गैर केंद्रीय अभिव्यक्ति की तुलना में अधिक केंद्रियता वाली कोई अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति तंत्र के अन्य अभिव्यक्तियों को अधिक प्रभावित करेगी। अभिव्यक्ति के अधिगम को प्रेरित करने वाली दशाएं या अभिव्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया। साहचर्य के द्वारा अभिव्यक्तियों का अधिगम पुरस्कृत या दंडित होने का कारण अभिव्यक्तियों को सीखना, प्रतिरूपण, दूसरों के परीक्षण, प्रतिरूपण मतलब के द्वारा अभिव्यक्ति का अधिगम करना, सूचना के प्रभाव से अधिगम, अभिव्यक्ति निर्माण का प्रभाव करने वाले कारक। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि आपका जो अभिव्यक्ति के अधिगम है को प्रेरित करने वाले जो दशाएं है वो यहाँ पर लिखा हुआ। सबसे पहला साहचर्य के द्वारा अभिव्यक्तियों का अभिगम, क्या, ठीक है, अभिव्यक्ति के अधिगम को प्रेरित करने वाले दशाएं या अभिव्यक्ति निर्माण का प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट है वो आपका साहचर्य के द्वारा, क्या लिखा हुआ? साहचर्य के द्वारा अभिव्यक्तियों का अधिगम। दूसरा पॉइंट है पुरस्कृत या दंडित होने के कारण अभिव्यक्तियों को सीखना। तीसरा है प्रतिरूपण, यानी कि दूसरों के परीक्षण, प्रतिरूपण के द्वारा अभिव्यक्ति का अधिगम करना। पांचवा है आपका, ये चौथा होगा कि सूचना के प्रभाव से अधिगम। अब अभिव्यक्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, अभिव्यक्ति जो निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक है, ठीक है, क्या कारक है? तो सबसे पहला है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, संदर्भ समूह, व्यक्तिगत अनुभव एवं संचार माध्यम संबंध प्रभाव। तो 4 चीज के बारे में बताया गया। सबसे पहला है क्या क्या कारक है प्रभाव करने वाले, क्या क्या कारक है अभिव्यक्ति निर्माण को प्रभाव करने वाले। पहला है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, दूसरा संदर्भ समूह, तीसरा आपका व्यक्तिगत अनुभव एवं चौथा आपका संचार माध्यम संबंध प्रभाव, ठीक है। अब आगे देखेंगे अभिव्यक्ति के बारे में। अभिव्यक्ति परिवर्तन संतुलन संप्रतीय संज्ञानात्मक संगति एवं द्विस्तरीय संप्रतीय के अनुसार होता है। अभिव्यक्ति परिवर्तन पहले से विद्यमान अभिव्यक्ति स्रोत संदेश एवं लक्ष्य की विशेषताओं द्वारा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभिव्यक्ति जो है परिवर्तन संतुलन संप्रतीय संज्ञानात्मक संगति एवं द्विस्तरीय संप्रतीय के अनुसार होता है। अभिव्यक्ति परिवर्तन पहले से विद्यमान अभिव्यक्ति स्रोत संदेश एवं लक्ष्य की विशेषताओं द्वारा प्रभावित होता है। एक अभिव्यक्ति में परिवर्तन
या संगत हो सकता है, या उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है जिस दिशा में पहले विद्यमान अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति परिवर्तन विसंगत भी हो सकता है, यानी कि यह पहले से विद्यमान क्या है, पहले से विद्यमान अभिवृत्ति की विपरीत दिशा में भी परिवर्तित हो सकता है। संदेश वह सूचना है जिसे अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभिवृत्ति में परिवर्तन तब होगा जब दिए गए विषय के बारे में सूचना पर्याप्त हो, ना ही बहुत अधिक ना हुई बहुत कम। ठीक है, तो संदेश जो है, यहाँ पर संदेश के बारे में बताया जा रहा है कि संदेश वह सूचना है जिसे अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए, बदलाव करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसको दिया जाता है। अभिवृत्ति में परिवर्तन तब होगा जब दिए गए विषय के बारे में सूचना पर्याप्त हो, तभी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, जब उसके बारे में हम लोगों को सूचना प्राप्त हो, ना ही बहुत अधिक ना ही बहुत कम, लेकिन प्राप्त हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये चीजें। देखिए, मैं इसलिए ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में 4-5 लाइन बताया, साइकोलॉजी तो वैसे पढ़ने की मतलब कि बहुत बच्चे तो इसको पढ़ते भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो शुरू का 8 लाइन मैंने आपको बताया, फिर वीवीआई जो मैंने आपको बोला वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जितने भी चीजें जैसे कि अभिवृत्ति निर्माण की प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है, अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। और ये क्या है आपका, अभिवृत्ति के अधिगम को प्रेरित करने वाले दशा एवं अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से बताया जाएगा। और दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, संदेश जो है वो कौन सूचना है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण, यहाँ पर दिया जा रहा है पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण, ये प्रायः नकारात्मक होते हैं। ये जो है प्रायः नकारात्मक होते हैं। पूर्वाग्रह के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, किसी विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण, ये प्रायः नकारात्मक होते हैं एवं उनकी स्थितियों में विशिष्ट समूह के संबंध में उदाहरण पर आधारित होते हैं। पूर्वाग्रह से स्रोत अधिगम एवं प्रबल सामाजिक अन्यता तथा अंत समूह अभिनति बल का बकरा बनाना, सत्य के संप्रतीय का आधार तत्व और स्वतः साधक भविष्योक्ति। वर्ड बहुत हार्ड लिखा हुआ, बट आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वग्रह के स्रोत अधिगम, पूर्वग्रह के स्रोत जो है वो एक अधिगम है, एक प्रबल सामाजिक अन्यता तथा अंत समूह अभिनति का बलि का। ठीक है, बकरा बनाना है, सत्य के संप्रतीय का आधार तत्व और स्वतः साधिक भविष्योक्ति। अब पूर्वाग्रह, जिसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान देकर के अभी देख लिया कीजिए। अब पूर्वाग्रह अर्थात एक समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियों प्रायः एक समाज में द्वंद्व उत्पन्न करती है, एक भेदभाव के रूप में अभिव्यक्ति होती है। अब रूढ़ धारणा क्या होता है, तो रूढ़ धारणा एक प्रकार का सामाजिक स्कीम है। क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, रूढ़ धारणा जो है वो एक प्रकार का सामाजिक स्कीम है जिसमें एक विशिष्ट समूह के प्रति अति सामान्यकृत विश्वास होता है, जो प्रायः पूर्वाग्रहों को उत्पन्न करता है एवं उनके दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। व्यक्ति को जानने या समझने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। व्यक्ति को जानने, यानी कि एक व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है उसको जानने या समझने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला तो है छवि निर्माण, दूसरा है गुणारोपण। पहला है छवि निर्माण, दूसरा है गुणारोपण। गुणारोपण के बारे में बता दिया है, छवि निर्माण के बारे में भी आपको बता दिए हैं। अब देखिए, क्योंकि डेफिनेशन सबसे पहले बताए थे कि छवि निर्माण क्या होता है, गुणारोपण क्या होता है। अब देखिए, जिसको नहीं पता वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाद में वह व्यक्ति जो छवि बनाता है, वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षण करता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी क्या है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कि छवि बनाता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्षण करता कहते हैं। वह व्यक्ति जिसके बारे में छवि बनाई जाती है उसे लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्षण करता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्षण करता कहते हैं। और वह व्यक्ति जिसके बारे में छवि बनाई जाती है, जिसके बारे में छवि बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो छवि बनाता है, जो खुद बनाता है उसको प्रत्यक्षण करता कहते हैं, और जिसके बारे में बनाई जाती है उसे हम लोग लक्ष्य कहते हैं। अब देखिए गुणारोपण। गुणारोपण में प्रत्यक्षण करता व्याख्या करता है कि क्यों लक्ष्य ने किसी विशिष्ट प्रकार से व्यवहार किया। मतलब क्या है कि गुणारोपण, जिसको हम लोग लक्ष्य, मतलब समझ में आ गया कि छवि के बारे में, व्यक्ति जिसके बारे में छवि बनाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। अब गुणारोपण में प्रत्यक्षण करता, यानी कि प्रत्यक्षण करता मतलब ऑब्जर्वेबर, जो जांच करने वाला है, वो व्याख्या करता है, वो डेफिनेशन करता है, वो आपका एक्सप्लेनेशन करता है कि क्यों लक्ष्य ने किसी विशिष्ट प्रकार से व्यवहार किया। लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना गुणारोपण का मुख्य तत्व है। ठीक है, अब छवि निर्माण की प्रक्रिया में तीन उप प्रक्रियाएं होती है। छवि निर्माण की प्रक्रिया में
तीन उप प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहला आपका चयन, दूसरा संगठन, तीसरा है अनुमान। ठीक है, अनुमाना नहीं, ये अनुमान होगा। तो सबसे पहला क्या है, छवि निर्माण का जो प्रक्रिया है उसमें तीन प्रक्रिया होता है, तीन उप प्रक्रिया होता है, सॉरी प्रक्रिया नहीं उप प्रक्रिया। सबसे पहला आपका प्रक्रिया का नाम है चयन, दूसरा संगठन, तीसरा आपका अनुमान। ठीक है, अब लोग दूसरे जरूरतमंदों की सहायता करके, लोग जो है वो दूसरे जरूरतमंदों की सहायता करके एवं उनके लिए सहायक बनकर उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। लोगों के इस व्यवहार को समाज, क्या लिखा हुआ, समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यापार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो ये है आपका, क्या लिखा हुआ, छवि निर्माण की प्रक्रिया में तीन उप प्रक्रियाएं होती है। लोग पहले प्रक्रिया बोल देता है लेकिन उप प्रक्रिया है। सबसे पहला चयन, संगठन और अनुमान है। दूसरा पॉइंट है आपका, लोग जो है दूसरे जरूरतमंदों की सहायता करके एवं उनके लिए सहायक बनकर उनके प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है, उनके प्रति अनुक्रिया करता है। और इस व्यवहार को, लोगों का जो इस व्यवहार है, इस मतलब कि ये व्यवहार है, इसको हम लोग कहते हैं समाजोन्मुख या फिर समाजोपकारी। क्या है, समाजोपकारी व्यवहार कहा जाता है इस व्यवहार को, इस चीज को। ठीक है, अब देखेंगे समाजोपकारी व्यवहार अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जो लोग ये जो करते हैं, ये जो जरूरतमंद का मदद करते हैं, तो ये प्रभावित अनेक प्रकार से हो सकते हैं। जैसे मनुष्यों में दूसरों की सहायता करने की सहज और नैसर्गिक प्रवृत्ति, अधिगम, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक मानक, व्यक्ति की प्रत्याशित प्रक्रिया, तदनुभूति या दायित्व का विसरण। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद करने के लिए तैयार होता है। इसका कई कारण हो सकता है। ठीक है, इसको इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो मदद करने का प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, समाजोन्मुख या फिर समाजोपकारी कहते हैं। तो इसका कई कारण हो सकता है। यहाँ पर आपका दिया गया है, मनुष्य दूसरों की सहायता करने की सहज और नैसर्गिक प्रवृत्ति हो गया, अधिगम हो गया, सांस्कृतिक कारक हो गया, सामाजिक मानक हो गया। आपको यही शुद्ध हिंदी लिखना है। ठीक है, अब अपने से भी लिख सकते हैं। अपने से क्या लिख सकते हैं कि किसी से प्रभावित होकर है, जैसे उसके पास पैसा वगैरह ज्यादा हो इसलिए मदद करता है, या फिर उसका गरीबी दे करके मदद करता है, उसको दया हो गया इसलिए मदद करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे समाजोपकारी व्यवहार के तीन मानक हैं। सामाजिक उत्तरादित्व, क्या है, सामाजिक उत्तरादित्व, परस्परा और न्याय संगतता या समानता। तो समाजोपकारी व्यवहार जो उसके तीन मानक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या है, समाजोपकारी व्यवहार के तीन मानक है। सबसे पहला है सामाजिक उत्तरादित्व, दूसरा है परस्परता और तीसरा है न्याय संगतता या समानता। ठीक है, तो समाजोपकारी व्यवहार के जो है तीन मानक है। इसमें से मैंने जितने को भी VBI बताया है उसको आपको ध्यान देना है, उसको आपको नोट कर लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है। बाकी ये चीजें शुरू में जो 8-10 लाइन बताया उसको भी नोट कर लेना। बाकी बीच वाला आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन नोट करके रखिए। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और चीजें क्या है, हम लोग नोट्स बनाते हैं। वैसा नहीं कि NCERT का पूरा बुक को ही छाप दिए, वो काम नहीं करते हैं। हम लोग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, एक सेकंड आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो क्योंकि हम लोग नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स किस तरीके से बनता है, देखिए ये नोट्स जो है, नोट्स मतलब ये होता है कि जो एक चैप्टर है उसको शॉर्ट में, उसको अच्छे से 1-2 लाइन में समझा देना। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे NCERT पाठ्य पुस्तक तथा जो NCERT का पुस्तक है उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। उसके बाद फिर जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, जो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताया वो है। अब क्वेश्चन आंसर जो करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको चीजें और समझ में आएगी और अच्छे से आपको इसके बारे में मतलब कि डेफिनेशन जो है और समझ में आएगी। बाकी साइकोलॉजी का मतलब तो वही होता है कि दूसरे के बारे में पढ़ना, उसके अंदर क्या चल रहा है, चिंतन, प्रेरण, चिंतन, वो सब चीजों के बारे में पढ़ना, ये साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर इसका, फिर थर्ड वीडियो में इसका, थर्ड या फोर्थ वीडियो में इसका करेंगे टेस्ट। फिर जो है ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, उसके बाद फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, मैनेज करते जाइए, सभी को साथ साथ में लेके जाइए। बहुत जल्दी हम लोग हिंदी इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, चलिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे मानव शास्त्र भी कहते हैं, मनोविज्ञान को। ठीक है, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।